नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि इसके पहले हमने 2 पार्ट में वीडियोज़ लाए थे, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में हमने जीके के प्रश्नों को देखा था। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के जो भी परीक्षाएं होंगी सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए दोस्तों इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। और जनरल साइंस भी कुछ परीक्षाओं में जीके के प्रश्नों में या जीएस के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस किस तरीके से आते हैं इसको हमें समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है। डीआरडीओ द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर में सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। इस मिशन का नाम क्या था। देखिए ये करंट का प्रश्न है, 2019 में परीक्षा हुई थी इसलिए ऐसा पूछा गया था, मार्च 2019 के बारे में। तो ये जो था मिशन शक्ति का प्रक्षेपण किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है। तो पृथ्वी का अवलोकन, पथ प्रदर्शन, जलवायु और वातावरण या संचार। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों संचार यानी कम्युनिकेशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा सतह पर, देखिए सतह से सतह पर यानी जमीन से पृथ्वी पर ही विकसित परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है। तो इसका नाम है अग्नि 5। दोस्तों इसके अलावा पृथ्वी, त्रिशूल और बराक 8 है, इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाला है, यानी जो त्रिशूल है इसको अगर आप फेंक दें हवा में तो इस तरह से ये। और बराक 8 जो है ये भारत और इजराइल के द्वारा बनाया गया था। और ये जो है सतह से हवा में, यह भी जो है सतह से हवा में यानी ज़मीन से आप, पृथ्वी से आप सीधे बाहर हवा में मार करता है ये। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को देखा। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए डीआरडीओ से या आपके प्रक्षेपण से, साइंस एंड टेक से कह सकते हैं, 3 प्रश्न हमने अभी देखे हैं। तो चूँकि डीआरडीओ के बारे में इतना कुछ पूछा गया है इसलिए डीआरडीओ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। जैसे इसके मुख्य सचिव कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका जो है मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो जल चक्र की जो प्रक्रिया है, कौन सा इसका एक हिस्सा है ये पूछा है। जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातक, हिमीकरण या विगलन दिया है। तो देखिए जल चक्र का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, और ये पहाड़ से जो है पानी पिघलता हुआ नदियों से आता है, समुंदर में मिल जाता है। समुंदर में जो जल है यहाँ से जो है वाष्पीकरण होता है, आप जानते हैं, वाष्पीकरण होकर के ये ऊपर जाता है बादल में, फिर हवाएं चलती हैं तो इधर आता है, फिर यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कौन सा जल चक्र, यानी यहाँ से लेकर के बार बार ये रिसाइकिल होता रहता है। तो बारिश होती है, फिर बारिश क्या होती है, संघनन होता है, इसका संघनन होता है तो जो वाष्प जल की बूंदों के रूप में बदल करके वर्षा करता है।
और जब इस पर सूरज की गर्मी लगती है, धूप लगता है, तो इसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो यानी कौन सा इसमें हिस्सा है, तो वाष्पीकरण इसका हिस्सा है, इसलिए वाष्पीकरण सही उत्तर हो जाएगा। जो इसका पेन है, इसको पेन को मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा मोटा, देखिए अब सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस खनिज यानी मिनरल्स की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन बी सही जाएगा, लोहा। ठीक है, और लोहा का फार्मूला यानी आयरन का Fe होता है, आप जानते होंगे अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला शीत निष्क्रिया, दूसरा उत्खनन, तीसरा क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन डालते हैं, और डी है अनाइट्रीकरण। तो देखो दोस्तों, रासायनिक तरीका बता रहे हैं, यानी रासायनिक पदार्थ मिलाकर, यानी क्लोरीन की दवा, जो लाल दवा आप डालते हैं, इससे पानी स्वच्छ किया जाता है। तो यही सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो देखिए इन ऑप्शंस में से हमें चुन के बताना है। वैसे तो सबसे अच्छा स्रोत है वो अलग है प्रश्न, लेकिन इसमें से कौन सा है? तो महासागर, तो सागर महासागर सब खारा ही पानी होता है। खारा पानी तो वैसे भी खारा पानी है। नदी का पानी, अब इनमें से जो अगर देखेंगे तो नदी का पानी सबसे मीठा पानी होता है, यानी सबसे स्वच्छ होता है, सबसे ताज़ा होता है। मीठे पानी का मतलब ताज़े पानी से यहाँ पे मतलब है, तो ये सही है। अब नदियों में भी जो है अगर ऑप्शन आ जाए कि जो है हिमनद का पानी कैसा, तो हिमनद का पानी नदी से भी स्वच्छ होता है, तो हिमनद आप लगा देंगे। तो यहाँ पर इन ऑप्शन को देखेंगे तो नदी इसका उत्तर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, जियोग्राफी का प्रश्न आ गया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, मछली का तेल, इसमें भी विटामिन ए होता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जब सूर्य की गर्मी पड़ती है हमारी त्वचा पर, तब जो है कोलेस्ट्रॉल और सूर्य की गर्मी से हमारे अंदर विटामिन डी का भी निर्माण होता है, लेकिन विटामिन ए इसमें भी होता है, और केला में भी विटामिन ए होता है। ठीक है, तो अब लेकिन ज़्यादा किस में होता है? अच्छा स्रोत पूछा है, तो मछली का तेल अच्छा स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? पूछा है ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं। देखिए ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये तो कन्फर्म है। यानी अगर कोई माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि यात्रा कर ही नहीं सकती। देखिए गैस एक माध्यम है, द्रव भी माध्यम है, धातु भी माध्यम है। सबसे तेज जो ये यात्रा करती है सघन में करती है, यानी धातु में सबसे तेज करती है मैक्सिमम, उससे कम जो है द्रव में करती है, धातु में सबसे ज़्यादा करती है, और गैस में सबसे कम करती है। लेकिन निर्वात में बिल्कुल भी ध्वनि यात्रा नहीं करती। निर्वात का मतलब है जहाँ पर वात यानी वायु न हो, वैक्यूम हो, पूरी तरह से वैक्यूम है, मतलब कोई भी चीज़ वहाँ पर ना हो, पूरा खाली इम्पटी हो, माध्यम नाम की चीज़ ही नहीं है। तो निर्यात में वो यात्रा कैसे करेगी? निर्यात में यात्रा ध्वनि नहीं कर पाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने के कारण बनता है? स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु गति करती है उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। लेकिन जो रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों वो किसी रासायनिक पदार्थ के कारण। तो आप जो माचिस की डिब्बी देखते हैं, माचिस की डिब्बी के इधर किनारे पर रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जिसके कारण ये रासायनिक ऊर्जा देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखिए एमकेएस प्रणाली जो होती है या एसआई प्रणाली, ये तो सीजीएस प्रणाली पूछा है। सीजीएस प्रणाली की विशेषता है इसमें सारे जितने भी यूनिट होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट को लेते हैं। जैसे सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड है, ठीक है। और जब एमकेएस यानी एमकेएस का मतलब यही है मीटर किलोग्राम सेकंड,
KS मीटर किलोग्राम सेकंड, इसी को SI यूनिट भी बोलते हैं। तो देखिए मीटर, देखिए बड़ी यूनिट है ना, मीटर, kg और सेकंड, लेकिन सेकंड दोनों में सेम रहता है। सेकंड वाला जो पोजीशन है हमेशा किसी भी प्रणाली में सेकंड को मतलब टाइम को सेकंड में ही मापते हैं, लेकिन MKS में लंबाई को मीटर में और CGS में लंबाई को सेंटीमीटर में। MKS में मतलब कि द्रव्यमान को किलोग्राम में और CGS में इसको ग्राम में मापते हैं। तो ये अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। दूसरा है कानों को नुकसान पहुंचाने वाले तेज संगीत। तीसरा ऐसी ध्वनि सुनना जो सुनने योग्य नहीं है। लेकिन पहले ही ये पूछ लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में। देखिए संचार प्रणाली होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टेलीफोन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली है। टेलीफोन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली है। ये कहीं ना कहीं किसी तार के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। अगर यहाँ से बीच में कट कर दें तो यहाँ से कम्युनिकेशन हो पाएगा, संचार नहीं हो पाएगा ना। तो ये क्या है? अवांछित सिग्नल्स, कुछ जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा, मतलब इसका हम प्रसारण करना चाह रहे हैं उसमें बाधा डाल रहे हैं, अवांछित सिग्नल्स। ठीक है, तो यही जो है इसी को हम शोर कहते हैं विज्ञान की भाषा में, अवांछित सिग्नल्स को। जैसे कभी आप फ़ोन मिलाते होंगे तो मतलब कि सिग्नल्स सारे जब बिजी होते हैं, सारे रूट बिजी जाते हैं कभी कभी, तो फ़ोन नहीं लग पाता है, तो ये अवांछित सिग्नल के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा है, सही नहीं सॉरी, कौन सा सही है वाष्पीकरण के बारे में? पहला है यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती। दूसरा है यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। देखिए वाष्पीकरण क्या होता है? सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। जैसे एक गिलास है, एक गिलास में आप पानी गर्म कीजिए और उतना ही पानी एक बड़े से टब में, इतना ही पानी एक बड़े से टब में ऐसे आप भर लीजिए, इसको गर्म कीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें जो वाष्पीकरण होगी वो तेज़ी से होगी। मतलब कि इसमें इसका जो सतह का क्षेत्रफल है ये ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, इसलिए इसका जो वाष्पीकरण कम होगा, इसका वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते होंगे आप, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र को देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? CaSO4 × ½ H2O, यही है। देखिए यहाँ पे Ca यानी कैल्शियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम का फार्मूला Al नहीं आया, मैग्नीशियम का नहीं आया, सोडियम का Na नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कैल्शियम ही है। चलिए आगे बढ़े। कैल्शियम कार्बोनेट अगला है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। ये एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। जी हाँ, जो हमारा रबर होता है दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसमें लोचदार गुण भी होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रूप है कौन सा? तो देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3, यही फार्मूला है CaCO3। तो ये चूना पत्थर यानी कैल्शियम चूने में पाया जाता है। आप अच्छी तरह चूना ही कैल्शियम होता है, तो चूना पत्थर CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। और इसके क्या क्या रूप है? जैसे जो आप चॉक से लिखते हैं वो भी है, और जो मार्बल है, मार्बल पत्थर वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अव2 यानी थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन जरूरी है? तो अव2 यानी थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आई थिंक इसमें आयोडीन का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। इस थायराइड ग्रंथि काम करती है। और थायराइड ग्रंथि की विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और वृद्धि और चयापचय को कंट्रोल करती है। चलिए आगे देखते हैं। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है दोस्तों कवक से। अमीबा, विषाणु, प्रोटोजोआ से नहीं होता बल्कि कवक से प्राप्त होता है। और ये क्या है पेनिसिलिन? ये प्रतिजैविक है। और पेनिसिलिन जो है ये किस कवक से मिलकर बना है? तो जिस कवक से मिले उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेरेटम नामक एक कवक है। और इसका खोज किसने किया? ये जो कवक है इसका खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आई थिंक ये आप सब जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जिसमें आँख की रोशनी कम हो जाती है। आँख की रोशनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। इसको सूखा रोग कहते हैं। कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे। और रतौंधी तो अभी आपने देखा विटामिन ए की कमी से B1। और पेलाग्रा जो दिया है, पेलाग्रा भी विटामिन की कमी से होता है। और इसमें जो है लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? जो अभी हमने बताया उसी का देखिए प्रश्न आ गया यहाँ पर। तो इसमें देखिए विटामिन की कमी से होता है, ये भी कह रहा है। तो ये देखिए ये है पेलाग्रा ऐसा रोग है जिसमें लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं हाथों पर और पैरों पर, चेहरे पर और गर्दन पर। इसमें जो है लाल रंग चकत्ते पड़ जाते हैं, इसे पेलाग्रा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो किससे प्रवेश करता है? वृक्क की धमनियों से। वृक्क धमनी से प्रवेश करता है और वृक्क की शिराओं के माध्यम से गुर्दे तक जो है रक्त को छोड़ा जाता है। तो ये है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो पित्त रस का श्रवण करने वाला कौन सा है? तो यह यकृत है दोस्तों। कौन सा है? यकृत। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसमें जो है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये ऑप्शन डी सही है इसका उत्तर। इसका कारण क्या है? पुरुषों में देखिए केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में XY दोनों गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। हाँ, बात सही है। और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो दोस्तों ये किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है, आप जानते होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए ये मैथमेटिक्स के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। तो मैथमेटिक्स का हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने साइंस के जो हमारे बचे हुए प्रश्न थे उसको देख लिया, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में GS या GK के अंतर्गत ही साइंस और मतलब कि इतिहास, भूगोल जो भी आपका है वो सबको समाहित कर लिया जाता है। तो हमने इसको आज इसके ट्रेंड को समझा, किस तरह से साइंस के प्रश्न UP SSSC में पूछे जाते हैं। दोस्तों UP SSSC
इस समय लेखपाल की परीक्षा आयोजित कराने वाली है और उसके लिए इसके ट्रेंड को समझने के लिए हमें इसका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो करंट आपने देखा, जिस तरह DRDO और प्रक्षेपण यान से संबंधित करंट पूछे गए हैं साइंस एंड टेक के, और उसके अलावा विटामिन और किस तरह से बायोलॉजी के प्रश्न इसमें आए हैं विज्ञान में ज़्यादातर, और केमिस्ट्री के किस तरह के प्रश्न आए हैं प्रायोगिक प्रश्न, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप इसको जो है देखें, समझें और इसका उचित लाभ उठाएं। और अगला जो हमारा दोस्तों क्लास होगा उसमें हम फिर से GS के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।